बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं। इसमें कोई नई थ्योरी नहीं है, लेकिन थ्योरी को ही किस तरह से यूज़ करना है ये आप देखोगे। थ्योरी हमारी 8th वीडियो तक की थी, उसके बाद सिर्फ उस थ्योरी का यूज़ कैसे है अब आपको वो देखना है। और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। आपको एमीटर एंड वोल्ट मीटर के बारे में बताया जा चुका है, उतना ही सफिशिएंट है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करोगे उसको, आप नहीं देखना है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, और इसके बाद अब इसके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा इनकी डेफिनेशन। डेफिनेशन जैसे आपको पता है, एमीटर क्या होता है? एक डिवाइस है विच मेजर करंट। एन एमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट विच मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन बन जाएगा। इसी तरह से वोल्ट मीटर में, ए वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फर्स्ट पॉइंट आपका डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट में इसका जो जॉइनिंग मेथड है वो आ जाएगा। अच्छा, जॉइनिंग मेथड हमने थर्ड पॉइंट में लिया है। सेकंड में इंटरनल रेसिस्टेंस, द रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। या फिर आप उनका बात करें, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज एक्सट्रीमली स्मॉल, आइडियली ज़ीरो। मीन्स अगर आपके पास एक एमीटर है तो उस एमीटर का रेसिस्टेंस ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो क्यों होना चाहिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हो। सपोज करो आपके पास एक रसिस्टर ये है, एक रसिस्टर ये है, एक रसिस्टर ये है, फिर आपने इसके अंदर जोड़ दिया एमीटर। अब एमीटर का भी अगर कोई रेसिस्टेंस वैल्यू होगी, सपोज करो आपके पास रेसिस्टेंस वैल्यू सपोज करो 1 है, तो क्या होगा? सपोज करो यहाँ पर 1 वैल्यू, यहाँ पर 1 वैल्यू, यहाँ पर 1 वैल्यू। ओवरऑल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल सर्किट का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 + 1 + 1 टोटल 3 होना चाहिए। लेकिन अगर इस एमीटर का भी 1 ओम रेसिस्टर होगा तो क्या हो जाएगा? वो 4 ओम हो जाएगा, और वो आपकी जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू होंगी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए रेसिस्टेंस, और यू कैन से इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। और आइडियल कंडीशन में क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो है तो बेस्ट है, अगर ज़ीरो नहीं है तो जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए। सपोज करो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। अब ऐसे करते करते ना आप जितने मर्जी क्वेश्चन समझ सकते हो, और उसके बाद जितनी मर्जी वीडियो बन सकती है। लेकिन हमें कभी ना कभी तो चैप्टर को एंड करना है ना, तो आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जो थ्योरीज़ है वो नई और नहीं है, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएंगे। सपोज करो मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस एमीटर का क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो क्वेश्चन आपके पास बन गया कि आपके पास चॉइस है, एक एमीटर ये है, दूसरा एमीटर ये है, इसकी वैल्यू आपके पास 1 ओम है और इसकी वैल्यू 0.1 ओम है। तो आपसे पूछ लेगा बताओ आप कौन से वाला चूज़ करोगे अपने सर्किट के लिए, कौन से वाला एमीटर आप चूज़ करोगे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये वाला। क्लियर हो रही है बात है आपको? अगर इसी के अंदर थर्ड चॉइस आपके पास ये आ जाए 0.01 ओम, तो अब कौन सा होना चाहिए? अब आपके पास ये होना चाहिए। मीन्स इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर मस्ट बी वेरी स्मॉल, आइडली वी कैन टेक 0, ठीक है। इसका अपोजिट, रेसिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर इज़ एक्सट्रीमली हाई। वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? जितना ज़्यादा हो सके उतना हाई होना चाहिए। और आइडल कंडीशन में, जैसे यहाँ पर 0 था, तो आइडल कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आपके पास? मेथड ऑफ कनेक्शन। तो कैसे जोड़ना है? तो आप सर्किट डायग्राम में यूज़ करते हुए आ रहे हो और आपको ये पता भी है, एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट या विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर हमेशा सीरीज में कंबाइन होता है, इसका अपोजिट वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कंबाइन होता है। आपको वोल्ट मीटर और सीरीज़ का पता ही है, फिर भी एक दोबारा आइडिया ले लेते हैं। अगर ये आपके पास रेसिस्टेंस है और आपको एमीटर जोड़ना है तो एमीटर आप यहाँ पर जोड़ोगे इस तरह से, और अगर आपको वोल्ट मीटर जोड़ना है तो आप वोल्ट मीटर ऐसे जोड़ोगे यहाँ पर। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़, वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहाँ पर जो सेकेंड पॉइंट है वो अगर आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए तो उसका आंसर ये बनेगा। सेकेंड पॉइंट अगर एज ए क्वेश्चन फॉर्म में आ जाए कि वाई इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एन एमीटर मस्ट बी 0 और यू कैन से एक्सट्रीमली स्मॉल, तो आप उसके आंसर ये लिख सकते हो। इन केस
इट्स रेसिस्टेंस इज़ नॉट ज़ीरो या नॉट वेरी लो। अगर आपके पास ऐसा केस बन जाए जिसका रेसिस्टेंस ज़ीरो नहीं है या बहुत कम नहीं है, कुछ वैल्यू है उसकी, ज़्यादा वैल्यू है, तो क्या होगा, इट्स इंक्लूजन इन द सर्किट विल रिड्यूस द करंट टू बी मेजर। जैसे हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखा था कि देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ओम आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू तो क्या हो जाएगा, वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ऐड होनी चाहिए। तो यहाँ पर आंसर रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए आपका, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का 3 ओम होना चाहिए, लेकिन वो इस एमीटर के इंटरनल रेसिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने समझना है कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर मस्ट बी वेरी लो, आइडल कंडीशन में 0 और वोल्ट मीटर का हाई, आइडल कंडीशन में इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोबारा और इसे प्रिपेयर कर लेना। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप इसका आंसर इस तरह से दोगे, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आती है यहाँ पर। ये 2 डेफिनेशन आपके पास हैं। रेसिस्टेंस के बारे में आपको पता है, लेकिन फिक्स रेसिस्टेंस और वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है, अब पॉइंट ये आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं है, इनके नाम से ही पता लग रहा है। फिक्स मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल मीन्स जो चेंज हो सके, वेरी कर सके। तो फिक्स रेसिस्टेंस और रेसिस्टर दोनों की डेफिनेशन एक ही बनेगी। ध्यान से सुनना, समझना। आपको पहले भी बताया गया है। रेसिस्टर क्या है, एक डिवाइस होता है। रेसिस्टेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी या उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ जाए, आपने यही डेफिनेशन वहाँ पर लिखनी है। द रेसिस्टर विच पोजेस फिक्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो, मीन्स हुज वैल्यू कॉन्स्टेंट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड फिक्स रेसिस्टर। ऐसा रेसिस्टर जिसकी वैल्यू फिक्स है, वैल्यू फिक्स मीन्स रेसिस्टेंस वैल्यू फिक्स है, वो होता है आपका फिक्स्ड रेसिस्टेंस। और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, यानी न्यूमेरिकल में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से, फिक्स रेसिस्टेंस को। इसके अपोजिट वेरिएबल रेसिस्टर, और यू कैन से वेरिएबल रेसिस्टेंस। द रेसिस्टर विच पोजेस वेरिएबल मीन्स चेंजेबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टर। उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेसिस्टर बोलते हैं। और उसे कैसे शो करते हैं, उसे हम इस तरह से शो करते हैं, इस तरह से रेसिस्टेंस और उसके ऊपर एरो। ये एरो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये एरो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये इसके ऊपर मूव कर सकता है। सपोज करो यहाँ पर ये इस तरह से भी हो सकता था, यहाँ पर देखो ये इस तरह से ना, और ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर रेसिस्टेंस इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर एरो के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर रेसिस्टेंस किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है एरो के अकॉर्डिंग। और ये हम कैसे इसको फिक्स रेसिस्टेंस को कैसे प्रैक्टिकल के अंदर देख सकते हैं, रियोस्टैट की हेल्प से देख सकते हैं। रियोस्टैट कैसा होता है, ये आपके पास है रियोस्टैट की एक पिक्चर, ठीक है ना। और जिसमें जो ये एरो वाला है, ये ऊपर का जो एरो है ना, ये वाला काम कौन करता है, ये वाला ये स्लाइडिंग कैप करती है, इसे बोलते हैं स्लाइडिंग कैप। इसे मूव करते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, हम एक वायर को सपोज करो यहाँ से जोड़ देते हैं, एक वायर को हमने यहाँ से जोड़ दिया, दूसरी वायर को यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से मीन्स इस पॉइंट से यहाँ पे इस पॉइंट से जोड़ते हैं ओवरऑल यहाँ पर जो है ना। और इसके वेरी करने से, इस स्लाइडिंग कैप के वेरी करने से आपका रेसिस्टेंस कम और ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वेरिएबल रेसिस्टर क्या होता है, जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। सिंबल इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आप इसे प्रैक्टिकल लैब में देखोगे तो आप प्रैक्टिकल लैब में आपको इस तरह से मिलेगा। ये आपके पास सारी कॉपर वायर है, ये इसका जॉइंट कनेक्शन पॉइंट है, जहाँ पर भी ये होगा वहाँ पर के अकॉर्डिंग ये जुड़ जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ इस, वैसे तो यहाँ के थ्रू होता है, आप एक वायर यहाँ जोड़ोगे, एक वायर यहाँ जोड़ोगे। अब सपोज करो ये यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है, जो अब रेसिस्टेंस है वो आपका इसके अकॉर्डिंग है, इस पार्ट के अकॉर्डिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि एक वायर आपने यहाँ जोड़ी है, एक वायर को यहाँ जोड़ा है, जिसका पॉइंट यहाँ से बन गया। अगर आप इसको स्लाइड करके इधर ले जाओगे तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपके पास रियोस्टैट। 2 डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना। इन केस अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको बताने लायक होने चाहिए, आप उसको बता सको। क्योंकि 10th क्लास है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, क्वेश्चंस बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि यहीं से आएंगे। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास 3 डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये 6th 7th 8th में ही आ जाती हैं आजकल तो, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में पढ़ लो। इन केस अगर आपके पास आता है तो आपको इसके बारे में बताना आना चाहिए। गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओवरऑल स्क्रीनशॉट लेकर
आप इसे नोट कर सकते हो अपनी बुक्स में, अपने नोट्स के अंदर, और इसको पढ़ सकते हो। गुड कंडक्टर, आपको पता है, दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, उन्हें क्या बोलते हैं? गुड कंडक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर गुड और पुअर की बात आ गई है, मीन्स जो ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है वो गुड बन जाएगा, जो कम अमाउंट में करता है वो पुअर बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट डेफिनेशन गुड कंडक्टर की, इफ़ ए कंडक्टर ऑफर्स ए वेरी लो रेसिस्टेंस एंड ईजिली अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर जो बहुत कम रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, अपने में से पास कर देते हैं, पास थ्रू इटसेल्फ, उन्हें हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। एग्जांपल लिख लीजिए, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप वहाँ पर बोलोगे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन फिर भी हम डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम के अंदर या ट्रांसमिशन के अंदर सिल्वर वायर को यूज़ क्यों नहीं करते? तो क्यों नहीं करते? बिकॉज सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली। बट देखो, सिल्वर क्या है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन फिर भी हम उसे डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर यूज़ नहीं करते। डोमेस्टिक वायरिंग मीन्स घर के अंदर जो वायरिंग होती है उसमें यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज ये क्या है? काफ़ी कॉस्टली है। बट वी कांट यूज़ इन डोमेस्टिक वायरिंग बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। जो सिल्वर है वो काफ़ी महंगी है, जिसकी वजह से हम उसे डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम के अंदर यूज़ नहीं करते। तब बात आती है कि फिर हम तब कौन सी यूज़ करते हैं? तो सेकंड नंबर पर जो हमारे लिए बेस्ट मानी जाती है वो मानी जाती है कॉपर। तो हम वायरिंग के लिए किसे यूज़ करते हैं? कॉपर को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा और उसका आंसर देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आगे भी हैं, वहाँ पर भी आपको पता लगेगा और वहाँ पर आप देख सकते हो। तो गुड कंडक्टर क्लियर। अब बारी थे पुअर कंडक्टर। इसका अपोजिट है। अपोजिट मीन्स जहाँ पर रेसिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगी और करंट वैल्यू जो पास हो रही है वो कम होगी। इफ़ ए कंडक्टर ऑफर्स एन अप्रिशिएबल रेसिस्टेंस एंड रेसिस्ट फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड ए पुअर कंडक्टर। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसकी रेसिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा है और वो करंट को कम अमाउंट में सप्लाई कर रहा है, पास होने दे रहा है अपने में से, तो उस केस में हम उसे बोलते हैं पुअर कंडक्टर। इफ़ ए कंडक्टर ऑफर्स एन अप्रिशिएबल रेसिस्टेंस एंड रेसिस्ट फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड ए पुअर कंडक्टर। इसके भी 2 एग्जांपल याद रख लीजिए आप। ये मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं? अलॉयज़ होते हैं मैक्सिमम टाइम, हर बार नहीं। जैसे निक्रोम, NiCHROME, निक्रोम। और ये क्या होता है? अलॉय होता है। इस अलॉय की जो कंपोजिशन है वो आपको याद रखनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो 60% निकल है, 26% आयरन है, 12% क्रोमियम और 2% मैग्नीज। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंटन। ये भी एक अलॉय है जिसके अंदर 60% कॉपर है, 40% आपका निकल है। ओके, तो ये किसके एग्जांपल हैं? पुअर कंडक्टर के। आपके पास क्वेश्चन अब 1 नंबर में ये बन जाएगा, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पुअर कंडक्टर। तो आप ये 2 दे सकते हो। मीन्स क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बन सकते हैं। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीडियो कभी भी बंद नहीं होंगी। ठीक है, और वो वीडियो मैं आपको देता भी रहूँगा, लेकिन एक जो ऑफिशियली क्लोज होता है, जो चैप्टर को फिनिश करना है, वो इस वीडियो के साथ आज हो जाएगा। वैसे 8th के साथ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी चलो ये क्वेश्चन अगर हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। वैसे तो थ्योरी देखो, यहाँ पर कोई नई थ्योरी नहीं आ रही, लेकिन क्वेश्चंस हैं तो चलो फिर भी मान लेते हैं। तो आप देख लो। नेक्स्ट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर की डेफिनेशन आपको क्लियर है? 2 सब्सटेंस विच डजेंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर रेसिस्टेंस वैल्यू क्या होगी? एक्सट्रीमली हाई होगी। इफ़ ए कंपोनेंट offers an extremely high resistance and a little or no current flow through it, then it is called insulator. ऐसे डिवाइसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कि रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वो करंट को बहुत ही कम अमाउंट में या फिर पास ही नहीं होने देती, या तो वेरी लिटल और यू कैन से नो करंट, तो उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर। और उसके एग्जांपल आपके पास क्या है? रबर, प्लास्टिक, ड्राई पेपर, ये सब आपके पास इंसुलेटर के एग्जांपल्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट है और 6 के 6 पॉइंट में से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर आपको इनको एक टॉपिक को समझना है तो 6 पॉइंट आपके पास हैं, और अलग अलग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है।
फर्स्ट पॉइंट, रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज मिनिमम। समझने ये एक पॉइंट भी है और एक तरह की कंप्लीट थ्योरी भी रहेगी। देखो, रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज मिनिमम, वैल्यू याद रख लेना 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब क्या बात है, इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर, ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दस इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई कॉस्ट, सिल्वर की रेसिस्टिविटी वैल्यू सबसे कम है, इसकी कॉस्ट हाई है, उसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई कॉस्ट सिल्वर इज़ यूज्ड एज ए कंडक्टिंग मटेरियल इन हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर और सेलफोन एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आपके पास, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सिल्वर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन बन गया आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बता दोगे सिल्वर। वाई अगर आपसे पूछ लेते तो आप वहाँ पे रेसिस्टिविटी की वैल्यू दे सकते हो कि यहाँ पर रेसिस्टिविटी की वैल्यू ये है हमारे पास और ये मिनिमम है, तो इसीलिए सिल्वर क्या है हमारे पास, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन फिर भी वो डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर यूज़ नहीं होता, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हाई कॉस्ट, या फिर नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास ये बनेगा, वाई सिल्वर इज़ नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग इन स्पाइट ऑफ हैविंग बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बावजूद वो डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर क्यों यूज़ नहीं होता, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा जो हमने पहले पढ़ा था, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट होने की वजह से हम इसे डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर यूज़ नहीं करते। अगर आप करोगे तो जो काम आपका 100 रुपये में हो रहा है तो हो सकता है वो आपका 1000 रुपये में भी ना हो, 1000 या 10,000 में भी ना हो, ठीक है। तो हाई कॉस्ट है, इस वजह से हम इसे यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर करना पड़े, मीन्स जहाँ पर कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पर, तो उस केस में हम करते हैं और करते भी हैं। जैसे कंप्यूटर और सेल फोन्स में कई जगह हम सिल्वर के कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड, जैसे फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड ही आपके पास कितने पॉइंट आ गए, क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए। वैसे ही आपने सेकंड पॉइंट को, थर्ड पॉइंट को, टोटल 6 पॉइंट आपके पास, उन पॉइंट्स को आपने समझना है और क्वेश्चन कैसे आ रहा है उसको आपने अपने आप देखना है, ठीक है। रिस्पॉन्स करना आना चाहिए आपको, थ्योरी अगर आपको पता लग जाती है तो। सेकंड पॉइंट आपके पास है, सिंस रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर एल्यूमिनियम आर एक्सट्रीमली स्मॉल। यहाँ पर क्या लिया हुआ है, रेसिस्टिविटी कॉपर और सिल्वर की क्या है, बहुत कम है, किसके बाद, सिल्वर के बाद। और वैल्यू भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर दे रखी है, कॉपर की 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर और एल्यूमिनियम की आपके पास दी हुई है 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। These are used as connecting wiring in electric supply, transmission line and as winding in electric motor, generator and transformer। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है एक तरह से कि सिल्वर के बाद सेकंड और थर्ड चॉइस हमारे पास क्या है फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, तो वो हमारे पास क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और इसकी यहाँ पर वैल्यूज़ आपको दे रखी है तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हो। इसके 2 पॉइंट और आपने ऐड कर लेने हैं, एडिशनल नोट कर लेने हैं कि जो कॉपर और सिल्वर है गुड कंडक्टिविटी है इनकी और वेरी स्मॉल एनर्जी लॉस है। मींस जो ट्रांसमिशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी होनी बहुत ज़रूरी है कि उसका एनर्जी लॉस सबसे कम हो। सपोज करो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, तो सपोज़ करो इलेक्ट्रिसिटी ए से बी जाने तक एनर्जी लॉस वाली बात यहाँ पर क्या है कि 50% एनर्जी लॉस हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ से आपने 100 जूल एनर्जी को सप्लाई किया, सपोज करो यहाँ 50 जूल पहुँच रहा है, इसका मतलब क्या है 50% जो एनर्जी है वो आपकी ख़त्म हो जाती है फ्रॉम मूविंग ए टू बी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 50% लॉस हो गया ना आपका एक तरह से। तो कॉपर और सिल्वर के केस में क्या है, ये जो हीट लॉस है ये बहुत कम है, वेरी स्मॉल एनर्जी लॉस। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसीलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर यूज़ करते हैं फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन और यू कैन से फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में आपको ये दिया हुआ है और जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, या फिर टीचर किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमाए कॉपर और सिल्वर से रिलेटेड, एल्यूमिनियम से रिलेटेड, तो इसी थ्योरी के अंदर उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, रेसिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। जो रेसिस्टिविटी है वो अलॉय की क्या होती है, ज़्यादा होती है देन इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है। और दूसरा क्या है, अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, अलॉय जो आपके पास ऑक्सीडाइज भी नहीं होते एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक आयरन, टोस्टर एंड गीज़र। तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर ये बन जाएगा कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एंड गीज़र। तो आप वहाँ पर बोलोगे कि हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अलॉयज़ यूज़ करेंगे। अलॉय यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अलॉय की रेसिस्टिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, हीटिंग इफेक्ट वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और इन सभी केसेस के अंदर हमें क्या चाहिए, लार्ज हीटिंग इफेक्ट चाहिए, लार्ज हीटिंग
इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर चाहिए। तो वो आपको अलॉयज़ दे रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी ख़राब नहीं होते एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये जो तीनों डिवाइसेस हैं वो हाई टेम्परेचर बिहेव करते हैं और उस पर वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, मीन्स ख़राब नहीं होते। और इसी वजह से हम इन डिवाइसेस के लिए, हीटिंग डिवाइसेस के लिए, आयरन, टोस्टर, गीज़र के लिए किन्हें यूज़ करते हैं? अलॉयज़ को यूज़ करते हैं। अब बारी आती है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में आपके पास क्या दिया हुआ है? ये स्पेशली आपका जुड़ा हुआ है बल्ब से रिलेटेड। तो बल्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, देखो आप यहाँ पर, टंगस्टन इज यूज्ड इन मोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन अकाउंट ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 3380 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि विच फिलामेंट इज़ यूज्ड इन बल्ब एंड वाई। तो आप लिखोगे टंगस्टन इज़ यूज्ड, टंगस्टन का सिंबल होता है कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल डब्ल्यू, टंगस्टन मटेरियल जो है वो यूज़ होता है एज ए फिलामेंट फॉर द इलेक्ट्रिक बल्ब। क्यों यूज़ होता है? अगर आपने फर्स्ट पॉइंट पर एक ही रीज़न देना है तो आप रीज़न दोगे बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको इसके 2 या 3 आंसर देने हैं तब आप इसमें ये 2 आंसर ऐड कर लोगे। डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड, डू नॉट कोरोड एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट आपने यही देना है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होता है और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड और डू नॉट कोरोड एट हाई टेम्परेचर। या इसके सेकंड और थर्ड पॉइंट बन जाएंगे। अगर मान लो आपसे पूछते हैं ना, गिव 2 रीज़न विच एलिमेंट यूज्ड एज ए फिलामेंट इन बल्ब एंड वाई, गिव 2 रीज़न। तो आप पहले रीज़न में दोगे बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड में दे दोगे आप डू नॉट ऑक्सीडाइज और थर्ड में दे दोगे डू नॉट कोरोड एट हाई टेम्परेचर। फिफ्थ पॉइंट, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल हुज रेसिस्टिविटी लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड इंसुलेटर। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट ये है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी वैल्यू लाई करती है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, अब यहाँ से तो ये पॉइंट है, थ्योरी है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, वैल्यूज़ आपके पास दे रखी हैं, रेसिस्टिविटी वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर जर्मेनियम की है 0.4 ओम मीटर और सिलिकॉन की है 2300 ओम मीटर। सेमीकंडक्टर आर exclusively used in semiconductor devices like diode, transistor, LED and solar cell devices। तो यहाँ पर आपके पास सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट यूज्ड इन डायोड, ट्रांजिस्टर्स, LEDs, सोलर सेल्स, और क्यों? तो आप इन एलिमेंट्स के नाम बताओगे, इनकी रेसिस्टिविटी लाई करती है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ये बताओगे और इनकी वैल्यू दे दोगे। ठीक है, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने के ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना। जो ऊपर के 4 पॉइंट थे वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट ये फोर्थ वाला पॉइंट है। अब बारी आती है 6 पॉइंट की। इंसुलेटर हैव एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी ड्यू टू दिस रीजन रबर, प्लास्टिक, PVC इंसुलेटेड आर यूज्ड एज इंसुलेटिंग कवरिंग अराउंड द इलेक्ट्रिक सप्लाई वायर ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर भी ये भी लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी चलो आपको बता देते हैं। जैसे वायरिंग होती है ना, कॉपर वायरिंग के ऊपर एक इंसुलेशन मटेरियल होता है, वो इंसुलेशन मटेरियल किस सब्सटेंस का होना चाहिए और क्यों होना चाहिए वो बता दें। तो आप इसमें लिख सकते हो सीधा इंसुलेटर, या लाइक रबड़, प्लास्टिक, PVC। और क्यों? क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और जब हम इसको डायरेक्ट टच करते हैं ये हमें करंट नहीं लगाएगी, तो हम सेव रहेंगे इलेक्ट्रिक शॉक से, इसीलिए हम इस सब्सटेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ और 6 पॉइंट जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, लेकिन फर्स्ट टू फोर्थ अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो आपने उन तीनों पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब बारी आती है, आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको क्लियर है। अब बात ये आती है कि सीरीज़ के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पैरेलल के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जैसे आपको पता है ना, ये सीरीज, ये क्या है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। मान लो यहाँ पे 1 ओम दे दूँ मैं, यहाँ पे 2 ओम दे दूँ और यहाँ पे 3 ओम, तो आपको पता है कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? 6 ओम बन जाएगा। ये बात आपको क्लियर है। तो अब बात ये आती है कि अगर सीरीज़ में कोई कॉम्बिनेशन है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस रह सकते हैं, और अगर पैरेलल में है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस रह सकते हैं। एक का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर सीखनी है कि एडवांटेजेस वाले पॉइंट कौन से हैं, डिसएडवांटेज वाले पॉइंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बारी आती है सीरीज़ के डिसएडवांटेजेस पॉइंट की, क्योंकि सीरीज़ के डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं, एडवांटेजेस कम हैं बिल्कुल। लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो उसका आंसर देने के लिए आपको इसके एडवांटेजेस ज़रूर बताए जाएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा सीरीज़ से रिलेटेड तो आएगा डिसएडवांटेजेस से।
और पैरेलल का आएगा एडवांटेज जिससे, लेकिन उसके एक एक दो दो उसके जो कन्वर्स हैं वो भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा कंप्लीट, और उसके बाद मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। तो पहले आपके पास है फर्स्ट पॉइंट, इज इन ए सीरीज सर्किट, इन ए सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, सो सेम करंट फ्लोज थ्रू द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सर्किट विच इज इम्प्रैक्टिकेबल। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट क्या है, पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये है कि जैसे आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इन तीनों के थ्रू करंट सेम होता है, करंट सेम है आपके पास, तो करंट सेम है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है या फिर इम्प्रैक्टिकेबल है। क्यों इम्प्रैक्टिकेबल है, देखो ध्यान पे यहाँ पर, जैसे ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक फ़ैन है, बल्ब है, टीवी है ना, ये इस समय क्या है, एक ही वायरिंग से जुड़े हुए हैं, यानी करंट पास करने का एक ही रास्ता है, तो ये क्या बन गया, एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। तो एक फ़ैन है, बल्ब है, टीवी है ना, हर एक की अपनी अपनी पावर कंजप्शन अलग अलग है, तो जबकि सबकी पावर कंजप्शन अलग अलग है, तो हम उन्हें ऐसे कॉम्बिनेशन से कैसे जोड़ सकते हैं जहाँ से उन्हें सेम करंट मिलना है। सपोज करो ऐसे 5 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है, सपोज करो ऐसे 15 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों सेम सर्किट में कैसे चल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है आपके पास कि करंट सेम होने की वजह से ये अप्रोच जो है, सीरीज अप्रोच जो है डोमेस्टिक वायरिंग के लिए, डोमेस्टिक सिस्टम में, इलेक्ट्रिक सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकेबल है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वी कैन नॉट कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वॉट एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वॉट इन सीरीज बिकॉज दे रिक्वायर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट फॉर देयर ऑपरेशन, क्योंकि इन्हें अपने ऑपरेशन के लिए, अपने काम करने के लिए डिफरेंट अमाउंट में करंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम इन्हें सेम ट्रैक पर, सेम सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ के अंदर क्या होता है, सेम करंट अप्लाई होता है। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन ए सीरीज सर्किट इवन इफ एनी वन कंपोनेंट फेल द एंटायर सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट इज वर्क। अब इसके लिए भी यहाँ पे देख लियो, सपोज करो आपका बल्ब यहाँ पर ख़राब हो जाता है, तो जैसे ही बल्ब आपका ख़राब होगा तो ये बल्ब अपने से आगे करंट पास ही नहीं होने देगा, करंट जब पास ही नहीं होगा तो कंप्लीट सर्किट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कंप्लीट सर्किट नॉट वर्क, तो कंप्लीट नहीं वर्क करेगा। तो यही चीज़ सर्किट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इसीलिए डोमेस्टिक के लिए, डोमेस्टिक सर्किट के लिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन सही नहीं है। थर्ड पॉइंट, इन ए सीरीज सर्किट इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुट सेपरेट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पुट सेपरेट ऑन ऑफ स्विच विद ईच अप्लायंसेस। यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट का ही एक दूसरा वर्जन है एक तरह से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम डिफरेंट सेपरेट ऑन ऑफ स्विच नहीं लगा सकते, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। सपोज करो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, अब मैं फ़ैन तो चाहता हूँ कि मुझे मिले, जैसे फ़ैन मैं चाहता हूँ कि चले, ऑपरेट करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बल्ब ऑपरेट ना करे, जैसे जो कि नॉर्मली क्या होता है, नाइट टाइम में होता है, नाइट टाइम में हमें फ़ैन चाहिए लेकिन बल्ब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि रोशनी हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर सेपरेट ऑन ऑफ के लिए स्विच नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर एक बार लगाएंगे तो बल्ब के लिए सपोज करो आपने यहाँ पे स्विच लगा दिया और उसको आपने ऑफ़ कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक होने की वजह से पूरा फ़ैन भी काम नहीं करेगा, आपका टीवी भी काम नहीं करेगा, यानी जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो आपके काम नहीं करेंगे। तो ये तीन डिसएडवांटेज थी आपके पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो अब बारी आती है यहाँ पर कि सीरीज़ जो है, सीरीज़ सर्किट जो है वो कामयाब कब है, सीरीज़ सर्किट हमें कहाँ पर लगाना चाहिए। सीरीज़ सर्किट हमें वहाँ पर लगाना चाहिए जहाँ पर हम एक ही स्विच से बहुत सारे अप्लायंसेस को चला सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, आपकी दिवाली लाइट, दिवाली लाइट होती है ना, आपकी लड़ियाँ जो होती हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में लड़ियाँ बोल देते हैं, तो उसमें क्या है, सपोज़ करो आपके 1000 बल्ब हैं, अब 1000 बल्ब आप एक ही स्विच के साथ ऑन ऑफ कर लेते हो। क्यों ऑन ऑफ कर लेते हो, क्योंकि वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जुड़ने की वजह से आप एक स्विच को ऑन करते हो, सारी की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, एक स्विच को ऑफ करते हो, सारे के सारे बल्ब आपके ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट, जैसे दिवाली लाइट्स होती है, अगर ऐसा अरेंजमेंट आपके पास है, ऐसा अरेंजमेंट आप चाहते हो, तो उस केस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपके लिए बेनिफिशियल है, उस केस में आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी एडवांटेजेस इसके अंदर क्या होती है, जैसे मान लो यहीं से हमने बता दिया, सपोज़ करो कुछ सिस्टम ऐसा है जहाँ पर मेरे पास 100 बल्ब्स हैं, ठीक है, 100 बल्ब्स है ना, तो 100 बल्ब्स मैं चाहता हूँ कि एक ही बारी में चलें, तो वहाँ पर क्या होगा कि मैं एक ही स्विच लगाऊंगा। एक स्विच लगाने से क्या होगा, मैं सारे के सारे स्विचेस, सारे के सारे बल्ब्स को एक सिंगल स्विच से ऑपरेट कर पा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर मेरे स्विच की प्राइसिंग भी बच जाएगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो हमारे पास हैं, ऑल द कंपोनेंट्स कैन बी ऑपरेटेड बाय सिंगल स्विच, इट विल सेव आवर टाइम और आवर
कॉस्ट ऑफ स्विचेस। तो ये हमारे इस तरह से एडवांटेजेस हो सकता है। तो अगर ध्यान रखना यहाँ पर एक बात कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम टाइम डिसएडवांटेजेस ही पूछी जाती हैं, लेकिन अगर वो आपसे एडवांटेज पूछ लेता है तो आप यहाँ पर इस लाइन को लिख के, इस बात को लिख के अपने नंबर सेव कर सकते हो। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमारे पास हो गया है। ध्यान रखना एडवांटेजेस बहुत कम पूछते हैं, जो डिसएडवांटेजेस है वो ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा भी हैं और वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, ठीक है, हमारे पैसे बच रहे हैं, हमारा टाइम बच रहा है, लेकिन चलो फिर भी देख लेना। अब इसी तरह से हमारे पास है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे वहाँ पर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी सीरीज़ के लिए, यहाँ पर एडवांटेजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारी लगभग उससे ही रिलेटेड होंगी। तो एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। इन पैरेलल अरेंजमेंट द टोटल सर्किट करंट इज डिवाइडेड थ्रू वेरियस ब्रांचेस। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, हमने स्टडी कर रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जैसे यहाँ पर 3 सीरीज़ में थे, एक के बाद एक थे, अब क्या होगा, सीरीज 3 जो अरेंजमेंट है वो आपके पास इस तरह से, ये रजिस्टर की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर फैन, बल्ब और टीवी भी लिख सकते हो, फ्रिज भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो, गीज़र लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि करंट आपका 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। अब 3 ब्रांचेस में डिवाइड होने का फ़ायदा क्या होता है, अब फ़ैन को सपोज़ करो 5 एम्पियर करंट चाहिए तो वो इसे मिल जाएगा, इसे 10 एम्पियर चाहिए वो इसे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट आपका डिफरेंट हो सकता है, हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो एडवांटेजेस है पैरेलल कॉम्बिनेशन की वो यही है। इन पैरेलल अरेंजमेंट द टोटल सर्किट करंट इज़ डिवाइडेड थ्रू वेरियस ब्रांचेस, और यू कैन से गैजेट्स या फिर डिवाइसेस। Hence, each gadget draw appropriate current as per its operational requirement. तो जितने भी गैजेट्स आपके पास हैं वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट करंट ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सब अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप 100 वोट का यूज़ करो या 1000 वोट का यूज़ करो, वो अपने अकॉर्डिंग करंट को ड्रॉ कर लेगा। ठीक है। सेकेंड, इन द पैरेलल अरेंजमेंट सेपरेट ऑन ऑफ स्विचेस कैन बी एम्प्लॉयड। अब जैसे यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 3 फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, हम यहाँ पर सेपरेट ऑन ऑफ स्विचेस लगा सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें ऑफ भी कर सकते हैं। तो इन द पैरेलल अरेंजमेंट सेपरेट ऑन ऑफ स्विचेस कैन बी एम्प्लॉयड विद ईच गैजेट्स, वी कैन यूज डिफरेंट गैजेट्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट और एज पर आवर नीड। थर्ड पॉइंट, इफ़ वन डिवाइस इज ब्रोकन डाउन इट विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द एंटायर सर्किट। ठीक है, अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर आपका बल्ब ख़राब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला रास्ता करंट के लिए, ये वाला रास्ता रुक गया ना, तो ये वाला और ये वाला रास्ता तो चल ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एडवांटेजेस आ गई पैरेलल अरेंजमेंट की। इफ़ वन डिवाइस इज ब्रोकन डाउन इट विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द एंटायर सर्किट। तो ये 3 आपके पास थी एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप नोट कर लेना, ध्यान में रखना अपने। किसी भी तरह से यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसको अब दे सकोगे, उसका आंसर आप दे सकोगे। तो जैसे हमने वहाँ पर सीरीज़ के अंदर एडवांटेजेस एक ही पड़ी थी, वैसे यहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी एक ही है, एक तरह से बिल्कुल वही है। बिकॉज वी हैव अप्लाई सेपरेट स्विचेस सो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर आपको पता लग गया पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर हम सेपरेट ऑन ऑफ डिवाइस लगा सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या रह गया कि हमें स्विचेस की कॉस्ट लेनी पड़ेगी। अब सपोज़ करो मेरे पास 1000 बल्ब हैं, तो 1000 बल्ब के लिए अगर पैरेलल अरेंजमेंट की बात आती है तो मुझे 1000 स्विच लगाने पड़ेंगे, तो 1000 स्विच की प्राइसिंग बढ़ जाएगी और उनको पर्टिकुलरली ऑन ऑफ करने के लिए मुझे अपना टाइम भी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके पास ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल बोथ। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक है, इसके भी 3 पॉइंट्स हैं आपके, बिल्कुल सिंपल हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ये, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस वैल्यू भी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मेन कंटेंट ये है कि हीटिंग कौन से डिवाइस जनरेट करते हैं। तो जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, गीज़र एटसेट्रा वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है हमें किन किन डिवाइस में देखने को मिलता है, तो इन डिवाइसेस में देखने को मिलता है। सेकंड, बल्ब वाला पार्ट आ गया, इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब बल्ब ऑपरेट होता है, यानी कि बल्ब जब ग्लो करता है तो वो तो उस ग्लो के अंदर कौन कौन सी एनर्जीज आपकी चेंज होती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी।
ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अब बारी आती है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान से देखें आप। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ सबसे पहले डेफिनेशन, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस एंड इट्स प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट बाय स्टॉपिंग अनड्यूली हाई करंट, ऑल्सो वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो डेफिनेशन भी आ गया आपके पास यहाँ पर, और ये भी आ गया कि ये वर्क कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वर्क कैसे करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे डिपेंड के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये क्या है आपके पास? एक सेफ्टी डिवाइस है। वो क्या करता है? अनड्यूली हाई करंट को रोक देता है। सपोज करो, देखो ध्यान से, जैसे सपोज करो ये आपके पास आपका घर है, ठीक है। तो घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, किसी ना किसी वायर के थ्रू आ रही है। उस वायर पर हम क्या लगा देते हैं? उस वायर पर हम फ्यूज़ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक फ्यूज़। और फ्यूज़ के अंदर क्या होता है? फ्यूज़ के अंदर इस तरह से एक वायर होती है, ये वायर होती है, इसे बोलते हैं फ्यूज़ वायर। अब इस फ्यूज़ वायर की कुछ ना कुछ रेटिंग होती है, जैसे 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, इस तरह से इसकी रेटिंग होती है। अब होता क्या है, हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो लगभग 5 एम्पियर के अराउंड 5 एम्पियर करंट को बियर कर सकते हैं, हम ये मान लेते हैं। वैसे ज़्यादा होता है, 15 के भी होते हैं। जैसे ही आप एसी की बात करोगे, गीज़र की बात करोगे, यहाँ पे आपके 15 एम्पियर वाले आ जाएंगे। लेकिन हम सपोज करते हैं 5 एम्पियर का है, तो जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा 6 एम्पियर करंट फ्लो करेगा हमारे सर्किट के अंदर या हमारे घर में एंटर करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? फ्यूज़ वायर आपकी मेल्ट हो जाएगी। फ्यूज़ वायर आपकी मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? फ्यूज़ वायर आपकी ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने पर क्या होगा? सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा, और आपके घर करंट 6 एम्पियर का करंट नहीं आएगा, और आपके डिवाइसेस जो हैं वो बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? क्योंकि जो 5 एम्पियर के अकॉर्डिंग, जो करंट के अकॉर्डिंग डिवाइस होते हैं, वो 5 एम्पियर के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जैसे ही 5 से ज़्यादा हो जाएगा, सपोज करो 6 हो गया, 7 हो गया, तो वो डिवाइसेस क्या हो जाते हैं? बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। ये बिल्कुल आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो। जैसे सपोज करो आपके पास एक पॉली बैग है, उस पॉली बैग में 1 kg का वेट आ सकता है। अब इस 1 kg वेट की जगह अगर आप 2 kg का वेट डालोगे, वो पॉली बैग क्या हो जाएगा? वो पॉली बैग फट जाएगा ना। उसी तरह से ये डिवाइसेस आपके पास हैं, जितने भी करंट को ये बियर कर सकते हैं उनकी लेबलिंग उसके ऊपर होती है। जैसे ही उससे ज़्यादा करंट आएगा वो आपके ख़राब हो जाएंगे। तो वो ख़राब ना हो, उनको बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं? फ्यूज़ वायर लगाते हैं। फ्यूज़ वायर क्या करती है? अनड्यूली, यानी जो जिस करंट को परमिशन नहीं है घर में एंट्री की, वो जैसे ही करंट एंट्री करने की कोशिश करता है, ये मेल्ट हो जाती है, खुद मेल्ट हो जाती है, और अपने सर्किट को ब्रेक करके हमारे अप्लायंसेस को बचा लेती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वायर की ये डेफिनेशन होगी आपके पास। अब बारी आती है, जो मैंने आपको सारी थ्योरी बताई है, वो हाउ फ्यूज़ वायर वर्क। ठीक है, इसका भी नोट कर सकते हो आप स्क्रीनशॉट लेके। द फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड इन सीरीज with the electric circuit or the appliance. If a current larger than the specific value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increase beyond its melting point. As a result, the fuse wire melt and break the electric circuit and prevent from burning the damage. ठीक है। तो ये जो मैंने भी आपको सारी बातें बताई थी हिंदी में, वो सारी बातें यहाँ पर इस तरह से इंग्लिश में यहाँ पे आपको लिख दी हैं। ये आपने वहाँ पर एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि फ्यूज़ वायर की आप रेटिंग, कि हमें अपने घर में फ्यूज़ वायर किस रेटिंग का लगाना है। देखो यहाँ पर 1 एम्पियर का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 5 का भी है, 10 का भी है। ठीक है। तो जो ये रेटिंग है, इस रेटिंग को हमने कैसे डिसाइड करना है कि हमारे घर में किस तरह से होती है, तो वो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको पावर और वोल्टेज चाहिए। ठीक है। तो सपोज़ करो आपके घर में, ये तो आपको पता ही है, 220 वोल्टेज तो हमारे घर में आती ही है। ठीक है। अब बात आती है कि आपने घर पर जो डिवाइस यूज़ करने हैं वो किस पावर के करने हैं। अगर आपने अपने घर के अंदर 200 वोल्ट पावर के डिवाइसेस यूज़ करने हैं, तो आपके पास पावर, वोल्टेज, आई, यहाँ से करंट वैल्यू आप निकाल लोगे, और उस करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अपने फ्यूज़ वायर की रेटिंग को फिक्स करोगे। जैसे यहाँ पर पावर 200, वोल्टेज 220, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया 0.9 एम्पियर। यानी कि जो मेरा ये डिवाइस है जिसकी पावर 200 वोल्ट है, वो 0.9 एम्पियर को बियर कर सकता है। तो 0.9 एम्पियर है, तो क्लोज किसके रही? वो 1 एम्पियर के। तो आप 1 एम्पियर का फ्यूज़ वायर वहाँ पर लगा सकते हो। यानी कि वो किस पे डिपेंड करता है? वो कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपके घर में लगने वाले जो डिवाइस हैं उनकी पावर क्या है। ज़्यादा पावर के हैं तो ज़्यादा पावर की आपको फ्यूज़ वायर लगानी चाहिए। ठीक है। अब लास्ट ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज़ बेटर कंडक्टर। ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आप उनकी रेसिस्टिविटी वैल्यू के अकॉर्डिंग दोगे। तो आपको 2-4 रेसिस्टिविटी वैल्यू याद रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आयरन मर्करी का क्वेश्चन है, तो आयरन और मर्करी की आपको याद होनी चाहिए। 2-3 मैंने आपको पिछले भी बता दिए हैं, तो जितनी भी आपके पास हो सके। ठीक है ना। तो
ये आंसर, ये क्वेश्चन किसके बेस पर आंसर होगा, रेसिस्टिविटी वैल्यू के ऊपर बेस्ड होगा। तो रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन इज दिस एंड मर्करी इज दिस। सिंस रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन इज लेस देन रेसिस्टिविटी ऑफ मर्करी, सो आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मर्करी। जिसकी भी रेसिस्टिविटी वैल्यू कम होगी उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका रेसिप्रोकल होता है एक तरह से कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का। तो जिसकी रेसिस्टिविटी वैल्यू कम है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। वाई डज कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो यहाँ पर बात आ गई कि हीटिंग जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो उसका जो कोड होता है वो ग्लो नहीं करता और हीटिंग जो एलिमेंट है कोड का वो करता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है जो कोड है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो कॉपर को रिप्रेजेंट करता है, और जो हीटिंग एलिमेंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये अलॉय को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। कम वेर रेसिस्टिविटी वैल्यू होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो सारा का सारा करंट पास कर देती है और वो ग्लो नहीं करती। और जो हीटिंग एलिमेंट है यानी कि जो अलॉय से बने होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो ज़्यादा अमाउंट में करंट को पास नहीं करते, कम अमाउंट में करंट को पास करते हैं, और जितना वो करंट रोकते हैं यानी करंट को पास नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंग हीटिंग इफेक्ट होता है और वो ग्लो करना शुरू कर देती हैं। तो इसका आंसर भी देखो, द रेसिस्टेंस ऑफ कोड यानी कि कॉपर वायर ऑफ हीटर इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू रेसिस्टेंस ऑफ हीटर कॉयल। द कॉयल एंड द हीटर कॉयल आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि जो कॉयल है ये जो फर्स्ट कॉयल है ये कॉपर वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड वाली अलॉय वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कैरी द सेम करंट एंड द हीट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ करंट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ग्रेटर, यहाँ पे रेसिस्टेंस को आप समझ सकते हो, रेसिस्टेंस वैल्यू कम होगी तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा तो ग्लो कम करेगी। इज़ वेरी स्मॉल इन कोड एंड इज कनेक्टेड इन एंड इट डज नॉट ग्लो बट हीटिंग, ये जो हीट है बट हीट प्रोड्यूस इन हीटिंग एलिमेंट इज़ लार्जर एंड इट ग्लोस। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन वाला काम है वो सिर्फ यही है कि कोड और हीटिंग एलिमेंट में आप कन्फ्यूज ना हो जाएं। कोड का मतलब कॉपर वायर और हीटिंग एलिमेंट का मतलब अलॉय, ठीक है। जैसे सी कोड कॉपर वायर कॉपर, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट 2 पॉइंट हम देख लेते हैं और ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश करते हैं, पूरी तरह से चैप्टर एंड हो जाएगा ये हमारा। करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट इज स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। इसी के साथ ये चैप्टर एंड है और आप अच्छा पढ़ें घर पर बैठ के। स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।